हाय एवरीवन। स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक कुछ न्यूज जो है वो पूछी जाती है। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। ये कॉरिडोर आपका कौन से साल तक शेड्यूल हुआ है कंप्लीट होने के लिए, ये आपको बताना है, यानी कि कब तक ये पूरा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2023। 2023 तक बोला जा रहा है ये जो है प्रॉपर कंप्लीट होगा। और इसी कॉरिडोर के थ्रू आपके कुछ चार धाम भी कनेक्ट होंगे, और चार धाम की ऑल वेदर रोड जो है वो भी डेवलप की जा रही है। अब इस कॉरिडोर के खुलने से फायदे क्या होंगे? एक तो जो टूरिस्ट हैं उनको फायदा होगा आसानी से विजिट करने में, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा था कि ये कॉरिडोर खुलने से जो दिल्ली और देहरादून का डिस्टेंस है वो 6.5 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे हो जाए। तो टाइमिंग अगर पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे। ये जो कॉरिडोर है बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मिनिमम जो ड्राइविंग स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके अलावा 210 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो है ये बनेगा, 2023 तक कंप्लीट होगा। हरिद्वार जो आपकी होली साइट है वहां पे भी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रही। एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है, जैसे कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाना है उसके लिए काम चल रहा है। अभी तक स्टेट में लगभग 125 करोड़ किलोग्राम का वेस्ट हैंडल किया जाता है, लेकिन हमने पिछली बार देखा था करंट अफेयर में कि स्वच्छ सर्वेक्षण में वेस्ट मैनेजमेंट को लेके उत्तराखंड का कोई खास अच्छा स्थान नहीं है, प्लेस नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए बढ़िया नहीं है क्योंकि एक तो 125 करोड़ किलोग्राम जो वेस्ट हैंडल करता है उत्तराखंड, उसमें ये वेस्ट पिलग्रिमेज या टूरिस्ट का इंक्लूड करके नहीं है। तो ये वो वेस्ट है जिसमें कि टूरिस्ट का वेस्ट इंक्लूडिंग नहीं है। तो जब टूरिस्ट का वेस्ट या फिर श्रद्धालुओं का वेस्ट जो जनरेट होता है विजिट से, अगर उसे इंक्लूड कर देंगे तो वेस्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और उसे हैंडल करने की जो लिमिट है वो उत्तराखंड की इतनी ज्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, जिसकी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट पुअर आ जाता है ओवरऑल। ठीक है, इसके लिए भी सरकार बोल रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट की जो क्वांटिटी है हैंडल करने की वो धीरे धीरे इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि जो आने वाले टाइम में कॉरिडोर खुलने से टूरिस्ट आएंगे उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। सरकार इसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रही है, यानी कि वेस्ट का जो प्रोडक्शन करती हैं जो कंपनीज, मतलब पैकेजेस भी बनाती हैं, प्लास्टिक यूज करती हैं, उनको एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी कि प्लास्टिक से होने वाला वेस्ट जो कि हैंडल किया जा सकता है, कंटेनर्स का वेस्ट, उसको वही कलेक्ट करेंगी जो कंपनीज के थ्रू वो ओरिजिनेट। ठीक है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए उत्तराखंड काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया का बिगेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आपका कौन सी जगह पे जल्द ही ओपन किया जाएगा? तो ये आपका ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये उत्तराखंड में ही आने वाला है, और ये किसके द्वारा आएगा ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जिसको कि हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इसके द्वारा आपका ये जो एशिया का बिगेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये डेवलप किया जाएगा। और ये कहाँ पे आएगा? इस टेलीस्कोप का नाम क्या होगा ऑफिशियली, ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल नाम होगा देवास्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप। नैनीताल में ये बेसिकली आपका टेलीस्कोप प्लेस किया जाएगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है इसकी जो कोटिंग होगी वो मरकरी से होगी। मरकरी से होने की वजह से ये चीप होगा, जो कि आम टेलीस्कोप बनते हैं उनसे सस्ता होगा, और ये वही ऑब्जेक्ट देख सकता है स्पेस में जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह पे देखने के लिए ये डेवलप किया जा रहा है। और इसके अलावा स्टार्स जैसे कि एक जगह पे होते हैं, स्टार्स को देखने के लिए, स्पेस डेब्रीज को या सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए भी ये काम कर सकता है। अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है एशिया में उसका डायामीटर है 3.6 मीटर्स। और ये जो नया टेलीस्कोप बनेगा सबसे बड़ा एशिया का, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो डायामीटर है वो 4 मीटर होगा। 4 मीटर इसका डायामीटर होगा। एशिया में तो ये सबसे बड़ा बन जाएगा। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 4 मीटर डायामीटर के साथ ये वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप होगा जो कि नैनीताल में बनेगा,
जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस टेलीस्कोप को जो फंक्शनिंग है, यानी कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए वर्चुअली इनॉग्रेशन कर दिया है और 2016 में ये इनॉग्रेट हुआ था। अब जल्द ही ये इंस्टॉल होगा। इसकी लागत के लिए कनाडा और बेल्जियम भी फंडिंग दे रहे हैं और उन्होंने जॉइंट कॉपरेशन किया है 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ कनाडा और बेल्जियम से आएंगे। जो आपके आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो टेलीस्कोप है, ये पहले ही आपका प्लेस कर दिया जाता, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया था। तो 2016 का प्रोजेक्ट अब जल्द ही नैनीताल में इंस्टॉल हो जाए। अब कोविड की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो अब दोबारा से टेलीस्कोप की डेवलपमेंट पे, इंस्टॉलेशन पे काम जो है वो शुरू होगा। ठीक है, एशिया का बिगेस्ट होगा ये और वर्ल्ड का 3rd नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी रामदेव की गाइडेंस के अंडर और अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य बाल कृष्णा, इन दोनों की गाइडेंस से कितने साइंटिस्ट हैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जिनके द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रिपेयर किया गया है ताकि जो इंडियन फार्मर्स के द्वारा प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं एग्रीकल्चर में, उन्हें सॉल्व किया जा सके। आंसर है इसका 150। तो 150 साइंटिस्ट ने अपने कंट्रीब्यूशन से ये बताया है कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट इश्यूज हैं, फार्मर्स के जो इश्यूज हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। बोला गया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो हाई क्वालिटी के सीड्स हैं, उनको सस्ते दामों पर प्रोवाइड करने चाहिए। फर्टिलाइजर की कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए। और इसके अलावा पतंजलि जो है, उसके द्वारा ये कहना है कि पतंजलि एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है जिसके तहत फार्मर अपने लैंड की जियो मैपिंग कर सकते हैं और उनको आसानी से उसी ऐप पे वेदर फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन, जियो फेंसिंग की इंफॉर्मेशन, फेंसिंग किस लिए होती है, फसल को जानवरों से बचाने के लिए, ये सारे अपडेट जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। एक बुक बेसिकली प्रिपेयर की गई है इसी चीज के लिए पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। उस बुक का आप नाम ध्यान रख सकते हैं, नव हरित क्रांति। ये बुक जो है, इसको प्रेजेंट किया गया, इसका पूरा नाम है नव हरित क्रांति एंड एग्रोविजन। तो इसी बुक में ये सारे जो प्लान्स है डिस्कस किए गए हैं और शायद जल्द ही पतंजलि की जो ऐप है, इसका नाम भी आपको दिख जाएगा, जो कि फार्मर्स को असिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर उत्तराखंड के एक नेशनल पार्क में डेवलप किया गया है। उसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपको ये बताना है कि कितने हेक्टेयर एरिया में ये रेस्क्यू सेंटर जो है वो डेवलप हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो डेवलप किया गया है, ये स्टेट की बिगेस्ट फैसिलिटी है रेस्क्यू सेंटर की किसी भी नेशनल पार्क में। इसका करेक्ट आंसर है 30 हेक्टेयर एरिया में। तो आपका ये जो डेहला जोन है, वहां पे इसको प्रिपेयर किया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि स्टेट का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर जो है वो कौन से नेशनल पार्क में बनाया गया, तो आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हम पहले ही बहुत सारी चीजें कर चुके हैं और ध्यान रखेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 10 करोड़ रुपए खर्च किए चुके हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा रेस्क्यू सेंटर में, जैसे कि आप विजिट करने जाते हैं नेशनल पार्क में, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इमीडिएटली आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रहेगा। 10 करोड़ अभी तक खर्च है वो किए जा चुके हैं। टोटल लागत जो है वो बोली जा रही है 19 करोड़ रुपए, यानी कि ये रेस्क्यू सेंटर टोटल 19 करोड़ रुपए में डेवलप है। और इसी रेस्क्यू सेंटर में जो जानवर हैं उनको भी लाया जाएगा जिनको इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है, जैसे कि ऋषिकेश, रुद्रपुर और नैनीताल से 5 लेपर्ड्स यहाँ पे लाके उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। और धीरे धीरे रेस्क्यू सेंटर जब पूरे तरीके से खुल जाएगा और 19 करोड़ रुपए से पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी सुविधा और फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा लोगों को और एनिमल्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ताकि गंगा रिवर के स्ट्रेच पे जो नेविगेशन चैनल है 17 लोकेशंस पे, उनकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके। और ये जो स्ट्रेच है गंगा रिवर का, ये वाराणसी से लेके साहिबगंज तक का है, जहाँ पे आईआईटी आपका हेल्प करेगा और 17 लोकेशंस पे असिस्टेंस देगा। तो ये आपका आईआईटी रुड़की है, ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। और मेन काम क्या होगा, मेन होगा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना गंगा की,
और सिविल डिपार्टमेंट जो है, सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट का, वो मेनली इसमें हेल्प करेगा और इसकी स्पॉन्सरशिप आपकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास है। ठीक है, जिसमें कि ये हेल्प की जाएगी। ध्यान रखेंगे ये जो गंगा रिवर का स्ट्रेच है जिसपे ये चीज बनाई जा रही है, ये बेसिकली नेशनल वाटरवे 1 का ही पार्ट है, जिसके तहत हम वाटर ट्रांसपोर्ट के मोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट की नोडल मिनिस्ट्री यानी कि इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री कौन सी है। तो देखिए, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि पीछे जो मैं नेविगेशन चैनल का आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। यानी कि जो हम इनलैंड वाटरवेज बना रहे हैं, नेविगेशन चैनल्स डेवलप कर रहे हैं, वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट आता है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। जल वर्ड को देखते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है और ये जो आपका जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसमें कि आईआईटी रुड़की अब असिस्ट करेगा 17 नेविगेशन चैनल की स्टेबिलिटी के लिए। और ध्यान रखेंगे जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है इसमें वर्ल्ड बैंक भी फंडिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर पूछा जाए कौन सी इंटरनेशनल बॉडी हेल्प कर रही है तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इससे क्या होगा, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट से हमारे पास रेलवेज की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वाटर की कनेक्टिविटी में हम थोड़ा वीक हैं, स्पेशली इनलैंड वाटर की। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इनलैंड वाटर की एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करेगा। इनलैंड वाटर की जो कनेक्टिविटी होती है वो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है और ज़्यादा उससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर है, ध्यान रखना है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेन हेड बॉडी है इसकी। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट बेसिकली नेशनल वाटरवे 1 पे पहले काम कर रहा है। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये गंगा रिवर के ही स्ट्रेच पे है। कॉस्ट ध्यान रखेंगे NW1 की 5,369.18 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और जो वर्ल्ड बैंक है वो इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है और टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है। और कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपका मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको सागर माला दिखाई दे रहा है ये बेसिकली जो इंडियन ओशन के अराउंड में हमारे कंट्रीज हैं उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और सागर माला पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि सागर माला के तहत जो हमारे पोर्ट हैं इंडियन ओशन के, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए मेनली सागर माला है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये न्यूज में था तो कौन सी जगह पे लोकेटेड है ये आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर है ये आपका देहरादून में लोकेटेड है। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने स्पर्श हिमालय के साथ मिलके, स्पर्श हिमालय जो कि देहरादून में लोकेटेड है, इसके साथ मिलके एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि हिमालयन इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और लोगों को इसमें इंगेज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन करवाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इको टूरिज्म सर्किट के बारे में। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये इको टूरिज्म सर्किट आपका जल्द ही इनॉग्रेट होगा, ये आपको बताना है। आंसर है टेहरी। टेहरी में इसको जल्द ही इनॉग्रेट किया जाएगा। जो भी टूरिस्ट विजिट करते हैं अब वो इस सर्किट का भी फायदा ले पाएंगे। इको टूरिज्म सर्किट हम सब जानते हैं इन्वायरमेंट और नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजी को देखते हुए डेवलप किया गया है। और बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उत्तराखंड का वो एक्टिव रोल प्ले करेगा। नेचर बेस्ड टूरिज्म सर्किट है और यहाँ पे जो लोकल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। हम सब जानते हैं कि टेहरी में बहुत ही अच्छी वैली और माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो सकता है और साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए ये चीज़ शुरू की गई है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली है कि ये जो सर्किट है इसको बनाते टाइम, डेवलप करते टाइम नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और आने वाले टाइम में जब टूरिस्ट विजिट भी करेंगे तो ध्यान रखा जाएगा कि जो टूरिज्म होगा वो सस्टेनेबल होगा और यहाँ पे नेचर को हार्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन सलखिल, कौरिया और खुराटिको, ये टूरिज्म सर्किट आपका कहाँ पे डेवलप होगा।
अगेन इसका आंसर टेहरी है। ये वही टूरिज्म सर्किट है जो मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन में पूछा। यहाँ मैंने नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टेहरी में जो इको टूरिज्म सर्किट डेवलप हो रहा है उसका नाम क्या है, तो ये उसका नाम है। ठीक है, मतलब ये तीनों आपकी जो जगह है ये कनेक्ट की जाएंगी। ये बेसिकली ऑर्गेनिक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म में मड हाउस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे और टूरिस्ट यहाँ पे विजिट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। बहुत सारे स्टॉल जो हैं लोकल प्रोडक्ट्स के वो भी यहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि जो विलेजर्स हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। जो आपका कोरिया है वो बेसिकली बर्ड्स के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे बर्ड्स की अगर आप सुंदरता देखना चाहते हैं तो अच्छे से इस जगह को विजिट कर सकते हैं। और खुराट जो है वहाँ पे साइकिलिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीजें इस टूरिज्म सर्किट में कलेक्टिवली आपके एंजॉयमेंट में रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड असेंबली का विंटर सेशन जो कि पहले गरसैन चमोली डिस्ट्रिक्ट में होना था, अब वो कहाँ पे हुआ है दिसंबर में, ये आपको बताना है। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे गैरसैंण में पर्टिकुलरली पूछा जाए तो भराड़ीसैंण में हो। अभी आपका देहरादून में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, ये विंटर सेशन था और गैरसैंण हम सब जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि गैरसैंण जो है वो कौन सा कैपिटल है उत्तराखंड का, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल या फिर ऑल वेदर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस फोकस्ड इनक्यूबेटर कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में सेटअप किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। आंसर है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो आपका इनक्यूबेटर है ये बेसिकली डिफेंस के लिए सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, और ये इनक्यूबेटर सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। ये ऑर्गेनाइजेशन इस इनक्यूबेटर को सेटअप करने के लिए हेल्प करेगी। इस इनक्यूबेटर के सेटअप होते ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल्चर है और रोबोटिक का कल्चर है वो स्टेट में और भी ज्यादा बूम खाएगा और एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा इंक्यूबेटर जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसको इस्टेब्लिश करना, बल्कि इसका पर्पस ये भी है कि आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से इंडियन आर्मी की हेल्प कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडियन आर्मी एक्टिव है। तो अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम रहे तो उत्तराखंड में ये इनक्यूबेटर एनी टाइम रहे। तो इंडियन आर्मी के लिए किस तरीके से ये कारगर साबित हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये भी इसका एक पर्पस है। अगर इसकी टोटल आपसे लागत पूछी जाए तो 43 करोड़ में आपका ये प्रोजेक्ट जो है ये डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है उसने भी अपना अप्रूवल इसके लिए दे दिया है। और इसके अलावा 1.50 करोड़ रुपए जो है वो आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं इसी यूनिवर्सिटी के 8 प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर रेखा आर्या जो है इन्होंने कितने करोड़ रुपए आंगनवाड़ी वर्कर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए उत्तराखंड में, क्योंकि ये सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोविड-19 के टाइम एज अ फ्रंट लाइन वर्कर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेट में काम किया था। आंसर है 6.72 करोड़। तो अगर ये ऐसे पूछा जाए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को उत्तराखंड की मतलब जो फंडिंग दी गई है उत्तराखंड के द्वारा, जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो कौन से मिनिस्टर के द्वारा, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए, तो विमेन डिपार्टमेंट के। ठीक है, और इनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए ये जो अमाउंट है ये दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सीएम के द्वारा ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट किया गया था जिसके तहत 2,000 रुपए पर मंथ अंडर आंगनवाड़ी प्रोत्साहन राशि स्कीम आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्टेट में दिए जाते हैं। और ये 5 महीने तक देने का वादा जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था पैंडेमिक में। आंगनवाड़ी प्रोत्साहन राशि स्कीम अगर पूछी जाए किसकी है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मांगा गया है कि उत्तराखंड में डबल लेन टनल जो है उसको डेवलप करने के लिए फंडिंग दी जाए और अप्रूवल दिया जाए। ये जो डबल लेन टनल है ये देहरादून को कौन सी लेक के साथ कनेक्ट करेगी जिसके लिए डिमांड की जा रही है, ये आपको बता। आपका आंसर होगा टेहरी। तो देहरादून से टेहरी लेक तक एक टनल बनाने की जो डिमांड है ये मांगी जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन,
अगर ये अप्रूव हो गया कि देहरादून से टेहरी लेक तक ये जो आपकी टनल है ये बन जाएगी, तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड टनल बनेगी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट। बोला जा रहा है कि इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होगी वो हो जाएगी 30 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर चुकी है, इसके लिए बिडिंग की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी दुनिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो नॉर्वे में है, जिसकी लेंथ है 24.5 किलोमीटर। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और अप्रूवल मिल गया तो 30 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, देहरादून से लेके टेहरी लेक तक। तो ये अब लगातार न्यूज में आने ही वाला है, तो आगे इस पे आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे जैसे जैसे न्यूज में आएगा, अगर अप्रूवल मिलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के द्वारा चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट रिपील कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत आपको बताना है कि कितने टेम्पल्स स्टेट के कंट्रोल के अंडर आने वाले थे, और इन टेम्पल्स के अलावा कुछ और चीजें स्टेट के कंट्रोल में जाने वाली थी, जैसे कि आपके चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो और कितने टेम्पल्स थे जो स्टेट के अंडर आ जाते, वो थे आपके 50। लेकिन अब ये एक्ट आपका रिपील कर दिया गया है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। बेसिकली स्टेट का कंट्रोल जो था इसके ऊपर वो अच्छा नहीं माना जा रहा था, क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी कि रिलीजन के एस्पेक्ट में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये चीज वैसी कुछ शोकेस कर रही है कि हमारे सेकुलरिज्म को थोड़ा सा हार्म कर रही है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा। और एट द एंड ये जो आपका एक्ट है ये अब रिपील हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क किसके द्वारा, किस बॉडी के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसमें उस बॉडी को एसोसिएट किया है, असिस्ट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। और ये जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क है, असिस्मेंट क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये डिफरेंट सिटीज को किस तरीके से क्लाइमेट रिजिलियंट बनाया जा सकता है, क्लाइमेट से बचने के लिए तैयार किया जा सकता है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। ये बेसिकली फ्रेमवर्क क्लाइमेट से बचने के लिए सिटीज को क्या मेथड अपनाए जा सकते हैं उसके लिए था, और इसमें जो एग्जिस्टिंग और आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट की पॉलिसीज है उस पर काम करना था। इसमें आपकी जो बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सिटीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलके ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क असेसमेंट जो है वो तैयार की है। और ध्यान रखेंगे कि ये फ्रेमवर्क जो है ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है देहरादून के लिए और उत्तराखंड के दूसरे शहरों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंट डिजास्टर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है जब हम शहरों में ऐसी चीजों का ध्यान देंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल का ध्यान देंगे, ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है ये सब का ध्यान देंगे, तो आने वाले टाइम में हम डिजास्टर से भी बच सकते हैं। ठीक है। और ये जो आपका स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, इसमें पूरे देश से लगभग 126 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, जिनके लिए ये पूरा प्लान कि फ्यूचर किस तरीके से सिटीज का बनाया जा सकता है और किस तरीके से इन सिटीज को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाया जा सकता है, ये सारा प्लान प्रिपेयर किया जाएगा। और उत्तराखंड में इकलौता सिटी जिसपे फोकस किया जा रहा है इसमें वो है देहरादून। मे भी आने वाले टाइम में कुछ और सिटीज पे उत्तराखंड की फोकस किया जाए, लेकिन अभी केवल देहरादून पे फोकस किया जाए। और ये जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, इसमें 5 चीजों पे मेन फोकस किया जाएगा, और वो 5 इंडिकेटर है अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, यानी कि सिटी की एयर क्वालिटी कैसी होगी, वाटर मैनेजमेंट कैसा होगा, और एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होगा। ये 5 पैरामीटर्स जो है इसके लिए मेन प्लानिंग जो है वो की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जल्द ही ट्री हाउस खोला जाएगा उत्तराखंड में, और ये ट्री हाउस कौन सी जगह पे टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा ये आपको बताना है। या देख देख पा रहे हैं फोटो में, जैसे पेड़ के ऊपर घर बनता है ना वैसे ही। तो ये आपका नैनीताल में जल्द ही खोला जाएगा। और बेसिकली नैनीताल में आपका जो रामनगर है उसका फॉरेस्ट डिवीजन इसके लिए एक्टिव होके काम कर रहा है। ट्री हाउस कॉन्सेप्ट से होगा क्या, नेचुरल सराउंडिंग्स जो है उसको कम डैमेज होगा। घर बनाने के लिए हमें आसपास के पूरे पेड़ काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो उससे हमारा जो पेड़ है वो बच जाएगा। दूसरी चीज, टूरिस्ट जो है
उनको भी एक नई चीज़ मिलेगी और टूरिज्म पे भी इससे ज़्यादा बढ़ावा हो सकता है। क्योंकि जब ये ट्री हाउस बनेंगे तो आप होटल्स नहीं बना रहे हैं, ऐसे ट्री हाउस बना रहे हैं। और जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो इस ट्री हाउस में आके रह रहे हैं, उन्हें और अच्छा लगेगा। और ध्यान रखेंगे कि ट्री हाउस के लिए जो आप चार्ज करेंगे पैसा, वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो एट द एंड इकोनॉमिक गेन भी थोड़ा बढ़ेगा। और कौन से पेड़ों का मेन यूज़ किया जाएगा? साल जो है उनका मेन यूज़ किया जाएगा और टीक की लकड़ियाँ जो है उसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के द्वारा चार धाम रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कौन से साल की डेडलाइन रखी गई है? यानी कि कौन से साल तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 2024। तो 2024 तक कहा जा रहा है कि चार धाम की रोड जो है वो बन के तैयार होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि रोड जो है अब उसको आप वाइड कर सकते हैं, यानी कि चौड़ा कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस पे काम खत्म होना चाहिए। और एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि लगभग 229 किलोमीटर का काम अभी तक बचा हुआ है। और अगर आपसे टोटल पूछा जाए कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो 561 किलोमीटर तक का काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है। 2024 तक देखते हैं कि ये रोड जो है वो कंप्लीट होती है या नहीं। और अगर हो जाती है तो डेफिनेटली टूरिज्म में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, क्योंकि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है वो इसको बहुत बूम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायल गांव के ऊपर। ये न्यूज में था, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना। ये आपका इसका करेक्ट आंसर पिथौरगढ़ आएगा, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। पिथौरगढ़ में बेसिकली आपका ये जो गांव है ये लोकेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो टी का प्रोडक्शन है, चाय का प्रोडक्शन है, वो बहुत बढ़िया मात्रा में हो रहा है। बेसिकली यूके से लेके दुबई तक जो चाय जा रही है वो इस गांव के चाय की डिमांड बढ़ चुकी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक टी जो है वो बेची जाती है। और छोटा सा गांव है बहुत, लेकिन इसकी जो चाय है वो अब यूके दुबई तक मशहूर हो चुकी है, तो ये गांव न्यूज़ में था। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि अब उत्तराखंड का कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि टी प्रोडक्शन में बहुत अच्छा कर रहा है और उसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे भी है, तो स्टेट का नाम हो जाएगा पिथौरगढ़ और गांव का नाम क्या होगा? नायल। और ये गांव जो है ये आपका पाखू रीजन में लोकेटेड है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।